बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अल्लाह का फजल करम है। आज हम मेटाफिज़िक्स का दूसरा क्लास ले रहे हैं और आज कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को, कुछ बुनियादी टर्म्स को, हम कुछ बुनियादी इस्तिलाहात को हम समझने की कोशिश करेंगे जो इस्लामिक मेटाफिज़िक्स या इस्लामिक फ़िलासफ़ी में या कई मंतिक में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इनका जानना ज़रूरी है, इन इस्तिलाहात का, इन टर्म्स का। तो इसलिए आज इंशाअल्लाह आज की क्लास इन्हीं के मुतालिक होगी ताकि हमें फिर आगे चलना आसान हो। तो होप कि आप ये स्क्रीन देख रहे हैं। शरहुल अकायद में इसकी बहस आई है। जैसे एक टर्म है सब्सटेंस, या जिसको हम जौहर भी कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको सब्सटेंस कहेंगे। और दूसरी टर्म है एक्सीडेंट, जिसको हम अर्ज कहते हैं, आइन रे ज़ाद, अर्ज। तो सब्सटेंस जिसको जौहर कहते हैं और एक्सीडेंट जिसको अर्ज कहते हैं। तो इन दो टर्म्स का जानना बहुत आम है। ये शरहुल अकायद नसफ़िया जो है, या अकायद नसफ़िया, उसमें ये, वैसे अकायद नसफ़िया में ही ये बात लिखी हुई है, शरह में तो मज़ीद तफसील है। तो इनको जानना ज़रूरी है। इनको हम सब्सटेंस को हम आइन भी कहते हैं, अरबी में आइन या नून, आइन। तो सब्सटेंसेस को आयान भी कहते हैं, आयान, हमज़ा आइन या अलिफ नून, आयान या जवाहिर। तो ये जौहर क्या होता है, जौहर का क्या माना है, यानी सब्सटेंस का क्या मतलब है? इट इज समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन एंड बाय इटसेल्फ एंड सर्विंग एज ए बेसिस फॉर एक्सीडेंट्स। तो ये एक ऐसी चीज है जो खुद कायम रह सकती है, जिसमें कायम रहने की सलाहियत है, और ये आराज के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए बुनियाद बनती है, बेसिस बनती है। जैसे लकड़ी है, मिट्टी है, पत्थर है, ये जवाहिर है, सब्सटेंसेस है। मगर इनका कायम रहना ये रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है, ये एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि कायम रहने के लिए इनको भी एक मेटाफिजिकल काज की और मेटाफिजिकल असिस्टेंस की, मेटाफिजिकल कय्यूम की ज़रूरत है, कय्यूम की ज़रूरत है, जो कायम रखने वाली है, जो पूरे कायनात को थामे हुए है। और एक्सीडेंट कहते हैं अर्ज को, जैसे कलर होता है किसी चीज़ का। मिसाल के तौर पर किसी का फेरन है, किसी की स्वेटर है, कोई पत्थर है, मिट्टी है, इनका जो कलर है, शेप है, साइज है, तो उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। उन एक्सीडेंट्स का, वो एक्सीडेंट खुद कायम नहीं रह सकते हैं। यानी किसी चीज़ का कलर तो उस चीज़ का कलर होता है, वरना कलर खुद कोई चीज़ एज सच नहीं है। यानी कलर खुद कोई वजूद नहीं रखता है, जब, यानी ये किसी चीज़ के साथ है, उसका एक, समझो, एक फीचर है, ये कायम भी ज़ात नहीं है। ये अपनी ज़ात के एतबार से, अपनी इसेंस के एतबार से कायम नहीं रह सकता। तो कलर, मिसाल के तौर पर कलर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खुद कायम रह सके। मिसाल के तौर पर हम कह सके कि ये कलर है, बल्कि वो कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ ही अटैच्ड होती है, उसकी प्रॉपर्टी के तौर पर। अब ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ये इंट्रांसिक भी होते हैं और एक्सट्रांसिक भी होते हैं। इंट्रांसिक, कई, मैंने किसी किताब में देखा, उसने लिखा था ये एक्सट्रांसिक होते हैं। नॉट ऑलवेज एक्सट्रांसिक, दे आर मोस्टली इंट्रांसिक। एक्सट्रांसिक भी होते हैं, मगर वो एथीज्म के खिलाफ ही लिखी थी किसी ने किताब, उसमें ये बात लिखी थी, बट दैट इज नॉट ट्रू। ये एक्सीडेंट जो होते हैं, ये इंट्रांसिक भी होते हैं और एक्सट्रांसिक भी होते हैं। इंट्रांसिक में जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है चीज़ की, मिसाल के तौर पर साइज, कितना अमाउंट है, कितना, क्या साइज है, क्या डायमेंशंस हैं, या शेप क्या है, कलर क्या है, तो ये इंट्रांसिक है, यानी उस जौहर के साथ है, उस आइन के साथ है ये। और एक्सट्रांसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रांसिक जिसको हम अर्ज कहते हैं, जो खारिजी होता है। एक्सट्रांसिक का मतलब खारिजी, जो मिसाल के तौर पर कोई चीज़ किसी जगह है, प्लेस ए पर एक चीज़ है, फिर प्लेस बी पर है, किसी टाइम है 10 AM और फिर 11 AM। 10 AM पर एक जगह पे, 11 AM पर यही चीज़ दूसरी जगह पे। तो वेयर एंड व्हेन क्वेश्चंस का जो जवाब है, वो भी आराज हैं, वो भी अर्ज है, और वो एक्सट्रांसिक एक्सीडेंट्स है।
और जो क्वांटिटी और क्वालिटी सब्सटेंस के साथ उसके रिगार्डिंग है वो इंट्रिंसिक एक्सीडेंट्स है। अब मैं एक्चुअल वो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ जो अल-अक़ाइद अन-नसफ़िया में लिखी है, उसकी ट्रांसलेशन। वर्ल्ड इन द टोटलिटी ऑफ इट्स पार्ट्स इज ए थिंग ओरिजिनेटेड। जो कायनात है, जो दुनिया है, ये मुख्तलिफ यानी चीज़ों का एक मजमुआ है जो जिसको वजूद बख्शा गया है। ये ओरिजिनेटेड है यानी ये हादिस है, ये कदीम नहीं है, ये इटर्नल नहीं है। ओरिजिनेटेड का यानी अपोजिट फिर आएगा यानी इटर्नल। ये अजली नहीं है बल्कि ये हादिस है, इसको बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। सिंस इट कंसिस्ट्स ऑफ, रीजन क्या है? सिंस इट कंसिस्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एक्सीडेंट्स, क्योंकि जो दुनिया है ये सब्सटेंसेस और एक्सीडेंट से बना है, यानी वो इसका मटेरियल है, वो इसका मटेरियल काज है। एरिस्टोटल की जुबान में मटेरियल काज भी एक काज होता है। एरिस्टोटल के यहाँ 4 टाइप्स ऑफ काजेस हैं, उनमें एक काज मटेरियल काज भी है। अब ये सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस इज दैट विच हैज सेल्फ सब्सिस्टेंस कायम बिजातिही एंड इट इज ईदर ए थिंग कंपाउंडेड। ये कोई चीज है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, एटम्स है, कॉर्कस है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटसेट्रा है। आइदर इट इज ए थिंग कंपाउंडेड, दैट इज ए बॉडी, जैसा जिस्म है, पत्थर का जिस्म है, हमारा जिस्म है, दरख्त का जिस्म है, किसी एनिमल का जिस्म है, पानी का जिस्म है, तो हवा का जिस्म है, किसी चीज का भी जिस्म है। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर पॉसिबल हैं या जितने भी डिस्कवर हो जाएंगे, ऑल व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डोंट नो। बॉडी का मतलब यानी समथिंग दैट हैज द डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जिसके अबआद सलासा हूं, अबआद सलासा। और नॉट कंपाउंडेड लाइक द एटम, like the atom which is the part that is not further divided। ये एटम का लफ्ज वहां पर नहीं है, आप ये ना समझे कि शायद एटम तो डिस्कवर नहीं हुआ था और अकायद नसफिया जब लिखी गई वहां लिखा है, दूसरी टर्म लिखी है जुज़ ला यतजज़ा, यानी ऐसा जुज कि जिसको जो डिवाइडेड नहीं है, या कुछ स्कॉलर्स कहते हैं जो इनडिविजिबल है, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब वहां एटम नहीं लिखा है, यानी अगर आज के जमाने में एटम डिविजिबल बनेगा या आगे आने वाले 10, 15, 20, 30 साल में एटम साइंसदानों के यहाँ प्रैक्टिकली डिविजिबल बनेगा, तो हमारे इल्म कलाम पर, हमारे अकीदे की किताब पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्कॉलर्स ने एटम का लफ्ज नहीं लिखा है। ये ट्रांसलेटर ने एटम का लफ्ज लिखा है। आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए जो साइंस की आज की तहकीकात है, उस जुज़ यतजज़ा का तर्जुमा उसने एटम के साथ किया है, मगर कुछ ट्रांसलेटर्स ने एलिमेंट के साथ किया है। हर ट्रांसलेटर ने एटम नहीं लिखा है, कुछ ट्रांसलेटर्स ने एलिमेंट लिखा है। तो ये जमाने की तहकीक के साथ साथ बदल जाएगा, ट्रांसलेशंस बदल सकती है, बट द एक्चुअल टेक्स्ट विल स्टैंड। तो ये या तो कंपाउंड होगा जिसमें, या ये एक ऐसा जुज होगा जो फर्दर, जो डिवाइडेड नहीं है या जो डिविजिबल नहीं है, जो डिविजिबल नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा डिबेट है। इमाम नसफी रहमहुल्लाह जो है, इमाम नसफी रहमहुल्लाह, ये खुद मातुरिदी थे, और यहाँ से अशायरा के यहाँ जो अशअरी हैं उनके यहाँ ये यानी जुज़ ला यतजज़्ज़ा, यानी ऐसा जुज अगर हम खुरचते खुरचते चलेंगे किसी सब्सटेंस को या किसी बॉडी को, ब्रेक करते चले जाएंगे, उसके टुकड़े 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 यानी खुरचते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे हम प्याज को घर में ना जब कुछ सालन वगैरह पकाना है तो प्याज के वो छोटे छोटे तिनके बनाते हैं, स्लाइसेस बनाते हैं, या किसी भी चीज के। तो अगर इसी तरह से बॉडी को खुरचते खुरचते रहेंगे तो कहां पहुंचेंगे? एक लास्ट एक ऐसे जुज पर पहुंचेंगे, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर पहुंचेंगे, दैट इज नॉट फर्दर डिविजिबल। तो इसमें थोड़ा डिबेट है अशायरा में, अशराइट क्रीड और मातरूडाइट या मेट्रोडाइट क्रीड में। अलबत्ता उधर हमें जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ जो है इमाम नसफी रहमहुल्लाह, अकायद नसफी में ये बात, जो उमर अन नसफी इनका नाम है गालिबन, उमर, तो यहाँ जो बात लिखी है ना कि यहाँ तो जुज़ ला यतजज़्ज़ा का यानी एटम का ही तज़किरा है। खैर, इस डिबेट में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारे नज़दीक अशायरा और मातुरिदिया दोनों यानी सही हैं। बाकी ये जो इख्तिलाफात कहीं हैं, ये उनकी मेथोडोलॉजी में इख्तिलाफ है, और मेथोडोलॉजी में इख्तिलाफ यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है उसमें कि जब तक ये उनसे उस मेथोडोलॉजी से जो कंक्लूजन्स निकलेंगे वो फंडामेंटल से कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, तब तक तो किसी मेथोडोलॉजी को इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है। खैर, तो ये इनकी मेथोडोलॉजी में और दोनों
के दलाइल भी हैं और दोनों ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर किसी एक ग्रुप का एक मकसद था, दूसरे ग्रुप का दूसरा मकसद था और सिंसियरिटी थी, दोनों की सिंसियरिटी थी कि दीन की बका और दीन के फायदे के लिए ही ऐसा करते थे। मगर ऐसा इंसान वो मेथोडोलॉजी अप्लाई करे और फिर उस मेथोडोलॉजी जो कंक्लूजन निकले ऐसा भी ना हो कि गलत नतीजे तक इंसान पहुंचे। जैसे मैंने एक उस्ताद से सुना कि ये जो मुतज़िला थे, मुतज़िलाइट जो थे, जिन्होंने कुरान को मखलूक कहा, असल में उसकी वजह ये थी कि दे वेर फ्रीक्वेंटली इन रिलेशन विद द क्रिश्चियन स्कॉलर्स एंड डिबेटिंग विद देम। उसकी वजह से वो क्रिश्चियंस कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलिमतुल्लाह है, तो इसलिए वो इटर्नल है। तो आपके कुरान में भी लिखा है ये बात। तो उन्होंने ये कहा कि देखो कुरान इटर्नल नहीं है, ये मखलूक है, अल्लाह की जो स्पीच है वो मखलूक है। तो उन्होंने, उनकी भी अच्छी गर्ज थी, अच्छी नीयत थी, बट इस मेथोडोलॉजी जो उन्होंने मेथोडोलॉजी इख्तियार की, उससे ऐसा नतीजा निकला कि वो हमारे बेसिक फंडामेंटल के साथ मुतसादिम था, कॉन्ट्राडिक्टरी था। इसलिए इस कंक्लूजन को अहले सुन्ना वल जमा ने कबूल नहीं किया और ना इस मेथोडोलॉजी को कबूल किया जो उनकी थी। ये बहुत पते की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे और याद रखेंगे और फिर आगे इंशाल्लाह ये बात काम आएगी। तो इसलिए आज भी जितने भी स्कॉलर दुनिया में काम करते हैं, हर एक का अलग अलग तरीका है, मेथोडोलॉजीज अलग अलग हैं और गौर फिक्र के तदब्बर और तफक्कुर करने के तुरुक अलग अलग हैं। फिर वो मुख्तलिफ नताइज पर भी पहुंचते हैं। अगर किसी का नतीजा ऐसा निकल आए कि वो फिर इस्लाम के बुनियादी फंडामेंटल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो वहाँ हम उसके साथ नहीं हैं। जैसे मोहतरम गामदी साहब के बहुत सारे जो कंक्लूजन्स हैं, तो वो इस्लाम के बुनियादी फंडामेंटल्स के साथ, चाहे वो अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखती हूँ या अहकाम के साथ ताल्लुक़ रखती हूँ, मुहकमात से हूँ, जो बिल्कुल एक्सप्लिसिट हैं, उनके साथ मुतसादिम है। दैट इज़ वाई ही इज़ वर्थ टू बी रिजेक्टेड, हिज थॉट इज़ वर्थ टू बी रिजेक्टेड। इसी तरह से और भी बहुत सारे मॉडर्निस्ट्स हैं। तो सबस्टेंस यानी एक ऐसी चीज़ है जो कायम बेज़ात, यानी खुद, यानी सेल्फ सब्सिस्टिंग है, सेल्फ सब्सिस्टेंस इसकी है, ये खुद कायम रह सकती है, यानी ये किसी और चीज पर, यानी मटेरियल चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी ये किसी मटेरियल एंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये खुदा पर डिपेंडेंट नहीं है, खुदा ही क्रिएटर है। एंड व्हेन वी कंपाउंड देम, व्हेन वी पुट देम टुगेदर, इट गिव्स बर्थ टू ए बॉडी, जिस्म। और इसको मंतिक में कहती है जिस्म। और फिर जिस्म की बहुत सारी किस्में हैं, कुछ जिस्म तो ग्रोइंग है, कुछ ग्रोइंग नहीं है। जैसे जिस्म नामी, वहां फिर लफ्ज आता है, फिर हैवान का लफ्ज आता है, फिर इंसान के बारे में हैवान नातिक का लफ्ज, हैवान साहिल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं उसमें, फिर तो वहां भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। या ये सबस्टेंस ऐसा होगा कि अगर हम इस यानी इसको, इस बॉडी को खुरचेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, यहां तक कि जो लास्ट पार्टिकल रहेगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज नॉट फर्दर डिविजिबल, दैट इज इनडिविजिबल, दैट इज जुज़े ला यतजज़ा, एक ऐसा जुज जिसको फर्दर, जो फर्दर डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों, अब ये जो इसको हम कहते हैं अल जौहरुल फर्द, अरबी में अल जौहरुल फर्द, यानी जुज़े ला यतजज़ा, ये दोनों सिनोनिमस है, जुज़े ला यतजज़ा और अल जौहरुल फर्द, यानी जो यूनिट, यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जौहर का, स्मॉलेस्ट यूनिट है इस सब्सटेंस का, और स्मॉलेस्ट यूनिट है इस आइन का। अब ये एटम जो है ये खुद डिपेंडेंट है। एक तो देखिए, ये एटम जो है ये खुद डिपेंडेंट है, चूंकि ये एटम चूंकि डेड है, इसकी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इसका कोई विजडम नहीं है, इसकी कोई नॉलेज नहीं है, ये थिंकिंग बीइंग नहीं है, ये अनकाज्ड काज नहीं हो सकता है। सो एक खुद कॉन्टिजेंट है, डिपेंडेंट है, इसकी डिपेंडेंसी है। और जो कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो भी डिपेंडेंट है, उसकी डबल डिपेंडेंस है। वो ये कि वो तो एक अपने कंपोजिशन के लिए, अपने वजूद के लिए, अपनी जो फॉर्म उसकी है, यानी एक बॉडी जो है उसकी डबल डिपेंडेंस है। एक तो इस डिफरेंट एटम्स पर, डिफरेंट जुज़े ला यतजज़ा पर, डिफरेंट अल जवाहिरुल फर्द पर उसकी डिपेंडेंस है, उसको अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपनी फॉर्म मिलने के लिए। और एक वो है, और दूसरा उन इंडिविजुअल एटम्स की भी वो भी डिपेंड कॉन्टिजेंट है, डबल कॉन्टिजेंसी है। एंड द एक्सीडेंट इज समथिंग दैट डज नॉट सबसिस्ट इन इटसेल्फ, कायम बिगैरिही, वो किसी गैर के साथ कायम होता है, खुद में उसका वो खुद में उसकी सलाहियत नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है कि वो खुद कायम रह सके, खुद खड़ा रह सके, खुद स्टैंड करे। बट इज ओरिजिनेटेड इन बॉडीज एंड एटम्स सच एज कलर्स, स्टेट्स ऑफ कमिंग इनटू बीइंग, टेस्ट्स, ऑर्डर्स। ये सारी चीजें जो है ये आराज हैं, एक्सीडेंट्स है। दे आर इन एटम्स, दे आर इन सब्सटेंसेस, दे आर इन बॉडीज, just such as colors, states of coming into being,
टेस्ट्स, ऑर्डर्स एटसेट्रा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अकायद नसफिया में लिखा हुआ है, ये मैंने वहीं से लाया है। इतनी बात समझ में आ गई? शैल आई मूव फॉरवर्ड? सबस्टेंस और एक्सीडेंट की बात मुकम्मल हो गई? इसमें कहीं कुछ रह गया तो बता दीजिए। थोड़ा सा मैंने बता दिया, ये एक लंबी बहस है, इसमें मुतज़िलाइट्स का अलग नजरिया है, फिर अशरी और मातुरिदियों का थोड़ा सा उनमें इख्तिलाफ है, इसी तरह से इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का अलग इख्तिलाफ है। तो मैंने आपको बिल्कुल एक अहले सुन्नह वल जमा की जो मेजॉरिटी का जो व्यू है, उसमें मातुरिदी भी आते हैं और अशायरा भी आते हैं, अशारी भी आते हैं, उन्हीं का जो मेजॉरिटेरियन जो व्यू है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब दूसरी चीज है पॉसिबल, इम्पॉसिबल और नेसेसरी, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज इंशाल्लाह इस पर कुछ मुफीद गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। यानी मुमकिन, नामुमकिन और वाजिब। पॉसिबल यानी दैट विच कैन हैपन, पॉसिबल पासिस फ्रॉम स्टेट ऑफ रिलेटिव नॉन एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस। ये जो पॉसिबल होता है, पॉसिबल बीइंग जो होता है, इट पासिस फ्रॉम स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस। ये कहां से आता है? ये नॉन एग्जिस्टेंस से, रिलेटिव नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस की तरफ आता है, या एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ चला जाता है। रिवर्स इज आल्सो ट्रू। मिसाल के तौर पर हम हैं, इंसान है, नहीं था तो बनाया गया, एनिमल्स हैं, नहीं थे तो बनाए गए, वापस जाएंगे, ठीक है? इस तरह से कायनात है, वो चल रही है, अल्लाह चाहे तो खत्म भी कर सकता है। इसी तरह से बहुत सारे परिंदे, जानवर, कीड़े मकोड़े, दरख्त वगैरह बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। इस पर इंशाल्लाह आगे इन टर्म्स पर एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस और जनरेशन, एनहिलेशन, इस पर इंशाल्लाह आगे वाला स्लाइड आएगा, उसमें तफसील के साथ अर्ज करूंगा। यहां पर आप पॉसिबल को समझ लीजिए कि पॉसिबल यानी जिसमें दोनों सूरतें मुमकिन है, फ्रॉम एग्जिस्टेंस टू नॉन एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस टू जिस नॉन एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस। A thing is possible in as much as it is existable. It has the potential to exist in as much as it can be. It can be. This is the language of metaphysics. यानी इसमें होने की सलाहियत है। ये कहते हैं कुन फयकुन, हो जा फयकून, that happens. Be and to be. तो ये जो पॉसिबल चीज होता है, वही चीज पॉसिबल होता है जिसमें पोटेंसी होती है, जिसमें पोटेंशियल होती है एग्जिस्टेंस की, जिसमें पोटेंशियल होता है, जो एग्जिस्ट कर सकता है। फिर उसको एक एफिशिएंट काज की जरूरत होती है जो उसको एग्जिस्टेंस में लाता है। उस काज पर भी इंशाल्लाह, काजेस पर भी आगे बात होगी, काजेस के मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं और खुसूसन जिनके साथ हमारा ताल्लुक है यहां इस दर्स के हवाले से। अब जो पॉसिबल होते हैं उनके भी टाइप्स हैं। एक होता है इंट्रिंसिकली पॉसिबल, एक होता है एक्सट्रिंसिकली पॉसिबल, या इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल और एक्सट्रिंसिकली इम्पॉसिबल। इन टर्म्स को समझना जरूरी है। पहले हम चलिए इसी को एक्सप्लेन करते हैं, आगे इंशाल्लाह इम्पॉसिबल भी आएगा। तो इंट्रिंसिकली पॉसिबल का मतलब है थिंग इज पॉसिबल इन इटसेल्फ। A thing is possible in itself intrinsically when the concept of it involves no contradiction. यानी एक चीज जो है वो पॉसिबल है when its concept does not involve any contradiction. When its conceptualization does not involve any contradiction that are not against the laws of thought. यानी जो laws of thought हमने बताए उनके साथ वो contradict ना करें। For example, intrinsically possible can be extrinsically impossible. जो एक चीज intrinsically possible होती है वो extrinsically impossible हो सकती है। जो चीज इंट्रिंसिकली पॉसिबल है वो एक्सट्रिंसिकली इम्पॉसिबल होगी। याद रखिए, जैसे माउंटेन ऑफ ए गोल्ड, ए गोल्डन माउंटेन, ये एक्सट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है मगर इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल नहीं है। ये एक्सट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है। एक्सट्रिंसिकली इसमें खारिजी तौर पर हमें इम्पॉसिबिलिटी लगती है कि हमारे लिए ये मुश्किल है, हम नहीं कर सकते हैं और आदतन हम इसको कहीं नहीं देखते हैं। बट क्या एक गोल्डन माउंटेन हो सकती है? इट कैन बी। इट इज विद इन द पावर ऑफ द क्रिएटर। इट कैन बी। इट हैज ओनली एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी। अब जो भी सवालात कभी कभी मुल्हिदीन की तरफ से होते हैं ना, वो एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी पर होती है। वो एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी को इंट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी के साथ जोड़ते हैं। यानी जो एक्सट्रिंसिकली इम्पॉसिबल होता है उसको वो इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल समझते हैं। वो प्रॉब्लम है।
यानी जो एक्सट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है वो असल में इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल नहीं होता, वो इंट्रिंसिकली पॉसिबल होता है। जैसे मिट्टी से इंसान को बनाना और फिर इसका जीना, इसका जिंदा होना, ये एक्सट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है, इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल नहीं, इंट्रिंसिकली पॉसिबल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप के बगैर जन्म लेना, ये एक्सट्रिंसिकल इसमें इम्पॉसिबिलिटी है, इंट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिवली पॉसिबल है। ह्यूमन विद मेनी हेड्स सब्जेक्टिवली और लॉजिकली पॉसिबल। इम्पॉसिबल जैसे एक इंसान के 10 हाथ हैं, क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज एक्सट्रिंसिकली इम्पॉसिबल बट इट कैन बी, इट इज नॉट इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल, इट इज इंट्रिंसिकली पॉसिबल। इसकी तो मैंने इससे पहले मिसाल अर्ज की कि एक इंसान जो 2 ही टांगे हैं, ऊपर 2 हैं, 2 चेस्ट्स हैं, 2 हेड्स हैं। इम्पॉसिबल इज दैट विच इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रडिक्शन इन इट्स कॉन्सेप्ट। जैसे हम कहेंगे स्क्वायर सर्कल, एक स्क्वायर सर्कल तो इसको इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये स्क्वायर की डेफिनेशन अलग है और सर्कल की डेफिनेशन अलग है। इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइदर ए स्क्वायर और ए सर्कल, नॉट ए सर्कल स्क्वायर और ए स्क्वायर सर्कल। इट लैक्स इंट्रिंसिक पॉसिबिलिटी, इसमें जो है ना इंट्रिंसिक पॉसिबिलिटी, इट लैक्स इंट्रिंसिक पॉसिबिलिटी, इट इज इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल बिकॉज द डेफिनेशंस आर अगेंस्ट ईच अदर, they are opposite, they are contradictory, it breaks the law of identity. Using law of affirmation, it is a thing only by figure and just by reason of want of words. अगर हम law of affirmation यूज करेंगे तो उसके मुताबिक it is a thing only by figure and just by reason of want of words. It is intrinsically, absolutely और metaphysically impossible. बस ये एक रेटरिक है, हम जुबान से यानी इलॉजिकली कोई बात कर सकता है अपनी चापलूसी की वजह से, तो वैसा तो पॉसिबल है, बट इट इज प्रैक्टिकली, इट इज मेटाफिजिकली, इट इज एब्सोल्युटली, इट इज इंट्रिंसिकली, इट इज ऑब्जेक्टिवली इम्पॉसिबल। व्हाट इज इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल कैन नॉट बी क्रिएटेड इवन बाय गॉड। ये स्टेटमेंट जरा से अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक्चुअली इस तरह से स्टेटमेंट असल में नहीं लिखी जाती है। जो असल में इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल होते हैं ना, दोज आर नॉट एक्चुअली थिंग्स, दे डोंट हैव एनी एग्जिस्टेबल प्रॉपर्टी, those are not actually things, they are just the concepts, they are just the concepts, the imaginations of the mind. और इसलिए उनमें क्रिएशन का यानी अल्लाह की पावर का, अल्लाह की कुदरत का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि अल्लाह ताला कानून के खिलाफ नहीं करते हैं और अल्लाह ताला इरैशनल और खिलाफ इंटेलिजेंस और विजडम भी काम नहीं करते। तो नेसेसरी इज दैट विच इज इन इटसेल्फ और ऑफ इटसेल्फ, दैट इज नॉट कॉन्टिंजेंट और आउटकम एंड इज इंडिपेंडेंट। तो नेसेसरी वो होता है जो खुद ब खुद होता है, वो अपने में हकीकत रखता है और वो किसी पर मुनहसिर नहीं होता है और किसी का बाई प्रोडक्ट नहीं होता है और इंडिपेंडेंट होता है। नेसेसरी बीइंग की हम बात करते हैं, नॉट नेसेसरी कंक्लूजन की या नेसेसरी ट्रूथ की। नेसेसरी ट्रूथ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 2 + 2 = 4, द 4 इज नेसेसरी ट्रूथ, इट इज द आउटकम ऑफ 2 + 2। यहां पर हम चेंजेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जो तब्दीलियां होती है, चेंज और मोशन। इट इज ए पैसेज फ्रॉम पोटेंसी टू एक्ट एंड रिवर्स। अभी जो हमने नॉन एग्जिस्टेंस टू पॉसिबल में नॉन एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस पढ़ लिया, दैट इज एक्चुअली ए चेंज, दैट इज ए चेंज, दैट इज पैसेज फ्रॉम पोटेंसी टू एक्ट एंड रिवर्स। अब चेंजेस जो है 2 तरह के हो सकती है, पॉजिटिव चेंजेस एंड नेगेटिव चेंजेस। पॉजिटिव चेंजेस में हमें 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस मिलती हैं, क्रिएशन, जनरेशन, एक्सीडेंटल चेंज एंड लोकल चेंज। और नेगेटिव में एनहिलेशन, करप्शन एंड प्राइवेशन। क्रिएशन जैसे नॉन एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस, पॉसिबिलिटी टू एक्चुअलिटी, जैसे कॉस्मॉस है, सोल्स है, एंजल्स हैं, ये क्रिएशन में आता है। और इस तरह से जनरेशन, दैट इज एक सब्सटेंस से, एक सब्सटेंशियल फॉर्म से दूसरी सब्सटेंशियल फॉर्म में, एक सब्सटेंशियल फॉर्म से दूसरी सब्सटेंशियल फॉर्म में चला जाना, उसको कहते हैं जनरेशन। जैसे एक प्लांट जनरेट होता है। एंड एक्सीडेंटल चेंजेस, जैसे स्टेट्स की, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जैसे पानी आइस की सूरत में है और फिर लिक्विड बन गया और फिर गैस बन गया,
तो ये जो चेंज इसमें होती है इट इज एक्सीडेंटल चेंज। एंड लोकल चेंज मीन्स जिसमें यानी प्लेस की चेंज हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेगेटिव चेंजेस में अपोजिट ऑफ एग्जिस्टेंस इज एनहिलेशन, दिस क्रिएशन इज एनहिलेशन, क्रिएशन का अपोजिट है एनहिलेशन, एग्जिस्टेंस टू नॉन एग्जिस्टेंस, जैसे एनिमल्स का होगा कयामत के दिन। एंड करप्शन मीन्स अपोजिट ऑफ जनरेशन, यानी एक सब्सटेंशियल, जैसे सब्सटेंशियल फॉर्म मिट्टी से, हवा से, पानी से मिलकर प्लांट बन गया और प्लांट फिर वापस डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज हो जाता है और वापस वो इन मटेरियल्स में तब्दील होता है और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के जरिए से फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में दाखिल होता है। दैट इज कॉल्ड करप्शन। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये मेटाफिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है। ये जरूरी नहीं कि साइंस में, बायोलॉजी में, किसी किताब में ये टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी। इट इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ मेटाफिजिक्स। एंड देन प्राइवेशन मीन्स अपोजिट ऑफ एक्सीडेंटल चेंज, यानी जो एक्सीडेंटल चेंज होती है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, उसमें जो रिवर्स होगी तो उसको हम प्राइवेशन कहते हैं। या जैसे एक इंसान है वो ब्लाइंड हो गया तो ये प्राइवेशन है। ये प्राइवेशन की टर्म फिर प्रॉब्लम ऑफ इविल में भी हम यूज करते हैं। बिकमिंग ब्लाइंड को याद रख लीजिए। सर ये समझ नहीं आया, प्राइवेशन प्लीज रिपीट करें। कौन सी बात? प्राइवेशन। प्राइवेशन इज एक्चुअली द अपोजिट ऑफ एक्सीडेंटल चेंज। जैसे मिसाल के तौर पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है। अब अगर ये वापस तब्दीली हो जाए, इफ गैस टर्न्स बैक टू लिक्विड और लिक्विड टर्न्स बैक टू सॉलिड, यानी अपोजिट चेंज हो, तो उसको हम प्राइवेशन कहेंगे। या एक इंसान जो है वो ब्लाइंड हो गया तो उसको प्राइवेशन कहेंगे। एक इंसान की टांग टूट गई, उसको प्राइवेशन कहेंगे, यानी टांग में फ्रैक्चर हुआ। या एक इंसान बीमार हुआ, उसको प्राइवेशन कहेंगे। आ गई बात समझ में? जी सर, लेकिन दूसरा आपने क्या प्राइवेशन, दूसरा प्राइवेशन और एक्सीडेंटल चेंज। करप्शन। हाँ, करप्शन तो ऊपर है ना, दैट इज द अपोजिट ऑफ जनरेशन। दैट इज अपोजिट ऑफ जनरेशन। लेकिन ये लगभग सेम है ना, करप्शन लगभग सेम है कि नहीं? नहीं नहीं, ये सेम नहीं है। क्योंकि देखिए जनरेशन में क्या होता है, मिट्टी, हवा, पानी, मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं और एक प्लांट बनता है। ठीक है, एक प्लांट बनता है, उसको हम जनरेशन कहते हैं। हाँ, अब एक प्लांट डिकम्पोज हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा, वापस इन न्यूट्रिएंट्स में, सॉइल में, हवा में, पानी में उसके इंग्रेडिएंट्स चले जाएंगे, तो उसको करप्शन कहेंगे। अब इसी तरह से पूरा खत्म होना इस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए फॉर एग्जांपल, पूरा खत्म होना इज करप्शन, लेकिन बीमार होना इज प्राइवेशन। हाँ 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 बिल्कुल। अब एक्सीडेंटल चेंज जो है ना, एक्सीडेंटल चेंज जो है ना वो एक्सीडेंट में चेंज होती है, ना कि सब्सटेंस में। ये एक्सीडेंटल इंग्लिश का एक्सीडेंट नहीं है। For example, if I die, I have been corrupted. If I break my arm, privation has happened. That is privation. जनरेशन में सबस्टेंशियल चेंज होती है, यानी सबस्टेंस में चेंज होती है, और यानी सबस्टेंस बदल जाता है। वहां मिट्टी का सबस्टेंस था, यहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सबस्टेंसेस हैं। इंसान में फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सबस्टेंसेस हैं। तो वहां हवा में जो सबस्टेंसेस हैं, यानी हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंसान में भी है वो, मगर डिफरेंट फॉर्म में है, और उसमें बहुत तब्दीली हो जाती है। और इसी तरह से जो एक्सीडेंटल चेंज है वो तो एक्सीडेंट में चेंज होती है, जैसे कलर में चेंज हुई, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हुई, और इसी तरह से क्वांटिटी में चेंज हुई या किसी क्वालिटी में चेंज हुई, तो उसको हम एक्सीडेंटल चेंज कहेंगे या प्राइवेशन कहेंगे। अगर नेगेटिव है तो फिर प्राइवेशन कहेंगे, अगर पॉजिटिव है तो एक्सीडेंटल चेंज कहेंगे। एक्सीडेंटल चेंज में एक्सीडेंट्स में चेंज होती है, जो एक्सीडेंट्स है सबस्टेंसेस के उनमें चेंज होती है, और जनरेशन में सबस्टेंसेस में चेंज होती है। हालांकि जो लोकल चेंज है दैट इज आल्सो एन एक्सीडेंटल चेंज, क्योंकि अगर प्लेस चेंज हो जाए किसी चीज की, वो भी एक एक्सीडेंटल चेंज है, मगर फिलॉसफी में इसको अलग भी लिया जाता है। लोकल चेंज को यू कैन पुट दैट इन एक्सीडेंटल चेंज, लोकल चेंज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सीडेंटल चेंज without an issue. Then we have the causality, or we say the relationship between the cause and effect. Whatever passes from a state of non-existence into a state of existence must have an efficient cause for its existence. यानी कोई भी चीज जो है
that passes from a state of non-existence into a state of existence must have an efficient cause. यानी किसी भी चीज में जिसमें क्रिएशन हो तो उसके लिए नेसेसरी है एफिशिएंट काज उसके एग्जिस्टेंस के लिए, यानी नॉन एग्जिस्टेंस में एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आने के लिए उसके लिए एफिशिएंट काज का होना नेसेसरी है. And now what is this efficient cause? Cause is an ontological principle which exercises a positive influence in the production of something else. It cannot be a purely logical principle. One is an ontological principle that deals with that involves or that is a being. That is actually the necessary being. Or these efficient causes can be at different levels. They can work at different levels. उसको मैं आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, मगर यहां पर ऑन्टोलॉजिकल और लॉजिकल प्रिंसिपल में डिफरेंस कैसे हम करेंगे. ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल डील करता है एग्जिस्टेंस के साथ, यानी ये किसी चीज को वजूद बख्शता है, और जो लॉजिकल प्रिंसिपल है वो मेयरली वो मेंटल एक कंस्ट्रक्ट है, वो एक जैसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, ये एक लॉ है, ये एक प्रिंसिपल है, या लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक प्रिंसिपल है. ये जो लॉजिकल प्रिंसिपल है ये एक अकली, एक मंतिकी एक उसूल है, और जो ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो महज उसूल नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक कुदरत है, एक बीइंग है. ये बात समझनी है. तो कभी कभी पिछली बार भी जब वो डिबेट हो गया जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल साहब के दरमियान, तो फिर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि मेटाफिजिकल ये जो मेटाफिजिकल जो चीज है वो उनको यही लगता था कि शायद मेटाफिजिकल चीज जो है, जैसे हम 2-3 ये नंबर्स की बात करते हैं या किसी लॉ की बात करते हैं ना, जिसमें कोई एंटिटी और कोई बीइंग इन्वॉल्व ना हो, एब्स्ट्रैक्ट चीजें जैसी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजें, तो ये किस तरह से एक फिजिकल एंटिटी को वजूद बख्शेंगे, ये उनको वहां पर मुगालता लग रहा था. मेटाफिजिकल डज नॉट मीन दैट, डज नॉट नेसेसरली मीन, ये नहीं कह सकते डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट इज एब्स्ट्रैक्ट. इट इज जस्ट लाइक नंबर्स. So cause is an ontological principle which exercises a positive influence in the production of something else. अब ये ontological principle ऐसा है जिसकी कुदरत है, जिसके पास विजडम है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास पावर है, जिसके पास इल्म है. अब ये मेटाफिजिकल का क्या मतलब है कि ये हमारे फिजिकल राडार में नहीं आता है, इफ हमारे फिजिकल टूल से अंडरस्टैंड नहीं होता है. दैट इज वन मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल. अनदर मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल इज आल्सो द एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज आर मेटाफिजिकल. The numbers, the concepts are also metaphysical. जो मेटाफिजिक्स का जो डोमेन है वो बहुत ही ब्रॉड है. इट कैन नॉट बी ए प्योरली लॉजिकल प्रिंसिपल. अब ये लॉजिकल प्रिंसिपल जो होता है वो एक अकली एक उसूल है, जैसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, ये एक अकली उसूल है. लॉ ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन है, ये एक उसूल है. ये कोई बीइंग नहीं है, ये कोई एंटिटी नहीं है, ये कोई थिंग नहीं है. All causes are principles, but not the reverse. That means all principles are not causes. Principle of non-contradiction is merely a principle and not a cause. It does not produce our thinking, though it influences it. Thought is produced by the intellect. Thought is produced by the intellect, not by the laws of thought. Those laws of thought help us in developing, in streamlining, in arranging our thinking, but they do not produce or give birth to thinking. It is the intellect, it is the consciousness. यहां पर हमें मजीद काजेस के रिलेटेड पढ़ना है कि एफिशिएंट काज, खुसूसन इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, एफिशिएंट काज और फाइनल काज, और इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे काजेस के रिलेटेड, उनको समझना जरूरी है. इसको कहते हैं सबबुल मुअस्सिर. एफिशिएंट काज जो है ना, अल्टीमेट एफिशिएंट काज जो है वो बस खुदा है, by which something is produced. It is extrinsic to the change and it is extrinsic to the effect. The efficient cause is extrinsic to the change. It is not involved in the change in the sense as a material. जैसे जनरेशन में क्या होता है, मुख्तलिफ मटेरियल्स मिलते हैं, वो मटेरियल्स खुद इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में या बाकी प्रोसेसेस में, और फिर एक इफेक्ट वजूद में आता है, प्लांट वजूद में आता है, एक सीड वजूद में आता है, मुख्तलिफ चीजें इस तरह से. मगर जो एफिशिएंट काज होता है, इट इज ऑलवेज एक्सटर्नल टू द चेंज, इट इज नॉट विद इन द चेंज, एंड इट इज स्पेशली एक्सटर्नल टू द इफेक्ट. इट इज कंसिडर्ड एज ट्रू काज. फर्स्ट काज इज, इसको हम फर्स्ट काज भी कहते हैं. यहां पर फर्स्ट काज
अगर खुदा का तज़किरा हो, अगर खुदा की बात हो तो फिर फर्स्ट काज भी कहेंगे। whose causality is absolutely independent of any other causality, यानी which is independent of all the causes, which is not dependent on anything, whose causality is absolutely independent of any other causality or being and on which all other causality depends, जैसे खुदा uncaused cause is the first cause। इसको मेरे उस्ताद प्राइमरी काज का लफ्ज भी, ये टर्म भी यूज करते हैं, प्राइमरी काज, वो प्राइमरी काज भी बोलते हैं। अगर आप उनके डिबेट्स या उनकी लाइव स्ट्रीम सुनेंगे, वहां जब भी वो गुफ्तगू करते हैं और इसका तज़किरा आएगा तो प्राइमरी काज वो बोलते हैं। सेकंड काज मीन्स हुज कॉजलिटी इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर काज और बीइंग, यानी वो जो दूसरे काज पर डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर अगर हम मिसाल के तौर पर या ये जो लॉज ऑफ नेचर हैं, या हम जो है अगर हम कोई काम करेंगे और हमारे जरिए से कुछ होगा तो वो एक सेकेंडरी काज होगा, वो प्राइमरी काज नहीं हो सकता है। फिजिकल काज मीन्स व्हिच प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट बाय इट्स ओन डायरेक्ट एक्शन, जैसे कारपेंटर है, इसको हम फिजिकल काज बोलते हैं कि ही प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट बाय इट्स ओन डायरेक्ट एक्शन, यानी अपनी फिजिकल एक्शन, ही इज फिजिकली इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए चेयर, इन द प्रोडक्शन ऑफ सम एंटिटी और सम इफेक्ट। मॉरल काज मीन्स व्हिच इंड्यूसेस ए फ्री एजेंट टू एक्ट, यानी किसी फ्री एजेंट को वो इंड्यूस करता है फॉर एक्शन, जैसे ए क्रिमिनल एक्सट्रैक्टिंग मनी, ए क्रिमिनल एक्सट्रैक्टिंग मनी, politician making an appeal. Then we have cause per se and cause per accident. Cause per se means if it has natural tendency to produce a particular effect or if it is a free agent with intention, यानी इसमें नेचुरल कुदरती तौर पर टेंडेंसी है किसी इफेक्ट को प्रोड्यूस करने का, या एक फ्री एजेंट है जिसमें कुछ इंटेंशन है, यानी उसका अपना इरादा है, इंटेंशन है टू प्रोड्यूस समथिंग, जैसे ह्यूमन बीइंग टेक्स ए हैमर इन हिज हैंड एंड हिट्स ए नेल एंड दैट नेल एंटर्स द वुड। ह्यूमन बीइंग जो है उसको नेचुरल टेंडेंसी है और ये जो है उसके पास इरादा भी है और वो एक फ्री एजेंट है, उसको फ्री विल भी है। देन काज फॉर एक्सीडेंट्स, नो नेचुरल टेंडेंसी एंड नो फ्री इंटेंशन, जैसे नेल है, नेल इज आल्सो ए काज, बट ये नेल जो है जो फिंगर में चला जाता है या लकड़ी में घुस जाता है या पाव में घुस जाता है, इट हैज नो नेचुरल टेंडेंसी और इट हैज नो फ्री इंटेंशन, इट इज नॉट फ्री एजेंट। यूनिवोकल काज मीन्स विच प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट सिमिलर टू इटसेल्फ इन नेचर, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जैसे इनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, उन जैसे होते हैं, यूनिवोकल काज। देन इक्विवोकल काज विच प्रोड्यूस एन इफेक्ट डिसिमिलर टू इटसेल्फ इन नेचर, जैसे पेंटर जो है प्रोड्यूसिंग पेंटिंग, इक्विवोकल काज, पेंटर प्रोड्यूसिंग पेंटिंग। तो यहां पर आप इसको फिजिकल काज से भी मर्ज होता है, यानी फिजिकल काज इक्विवोकल काज, फिजिकल काज कैन बी इक्विवोकल काज, ठीक है। A univocal cause can be a physical cause or a physical cause can be a univocal cause। शायद आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे जो काजेस है ना, ये आप इंटरमिंगल भी हो सकते हैं। Then we have the final cause, असबबुल मुफ्दी, यानी जिसके लिए, यानी ये वो वजह है जिसके लिए किसी काम को किया जाता है, for the sake of which an efficient cause acts, it is an end or intention that determines, it is also extrinsic to the change। ये वो वजह होती है जिसके लिए, ये वो इल्लत होती है जिसके लिए कोई काम किया जाता है, पर्पस जिसको हम कहते हैं, असबबुल मुफ्दी, पर्पस क्या है। तो ये गुफ्तगू काजेस के रिलेटेड थी। इसके बाद हम वन की बात करेंगे। व्हाट इज वन इन मेटाफिजिक्स? वन इज समथिंग दैट इज अनडिवाइडेड इन इटसेल्फ एंड डिवाइडेड फ्रॉम ऑल अदर्स, यानी एक जो होता है वाहिद, जिसको हम कहते हैं दैट इज अनडिवाइडेड इन इटसेल्फ, जिसको जो ब्रेकेबल नहीं है, जो कंपाउंड नहीं है, एंड दैट इज डिवाइडेड फ्रॉम अदर्स, जो बाकियों से अलग है। Undivided in itself means no need to compare it with anything else. A thing is one even if there is nothing else. Undivided in itself यानी एक चीज तब भी एक है जब कोई और चीज वजूद न रखती हो, यानी खुदा एक है तो जब कुछ भी नहीं था तब भी खुदा एक था। गिनती में क्या होता है कि एक हम तभी कहते हैं 1 2 3 4 जब 2 3 4 हो, उनके रिलेशन में एक कहा जाता है। और इसलिए कभी कभी हमारे जो इस्लामी फलासिफा थे या जो हमारे मुतकल्लिमून है वो कहते हैं कि अल्लाह इस तरह एक नहीं है जिस तरह गिनती में 1 2 3 है। इसीलिए अल्लाह पाक यानी मुमकिन है, इसीलिए अल्लाह पाक ने अपना तारुफ फरमाया है, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद वो वाहिद है जिस जैसा कोई और नहीं है, यानी अहद वो वाहिद है जिस जैसा कोई और नहीं है, जिसको हम यूनिक कहते हैं।
वरना अगर हम एक कहेंगे ना, तो इल्म कलाम की किताबों में या अकीदे की किताबों में हमारी अक्सर लिखा होता है कि अल्लाह वाहिद तो है मगर ऐसा एक नहीं है जैसे हम कहते हैं अल्लाह एक है। ये किसी इल्म कलाम के माहिर के सामने ये नहीं कह सकते कि अल्लाह एक है, यानी इस तरह से पकड़ लेगा उसी वक्त। इसमें एहतिमाल है फिर 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, क्योंकि इसलिए हमारे जो बड़े अकाबिर हैं जो तारीख में गुजरे हैं उन्होंने इस एक पर बड़ी पकड़ की है। यह कहना फिर अहम है कि ऐसा एक जिस जैसा कोई नहीं, वही उसी को हम अहद कहते हैं। अल्लाह पाक ने अपना तारुफ फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद या वहदहु, वाहिद है, अकेला है, ला शरीक लहू, जिसका कोई शरीक नहीं। आगे सिफत आ गई, ऐसा है जिसका कोई शरीक नहीं, जिस जैसा कोई नहीं। तो सूरह इखलास में तो अच्छी तरह से तारुफ किया गया है, अच्छी तरह से हम उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये वन भी समझ में आएगा। A thing is one even if there is nothing else. Divided from all others follows from when the thing undivided in itself. When the thing is undivided in itself. The more easily divisible a being is, the less consistency it has in itself. यानी अगर कोई चीज डिविजिबल है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, इसका यह मतलब है कि ऑन्टोलॉजिकल वीकनेस है इसमें, ये इसमें लेस कंसिस्टेंसी है, इसमें ऑन्टोलॉजिकल वीकनेस है, इसमें लिमिटेशन है, इसमें डिपेंडेंसी है। तो टेंडेंसी टू डिविजिबिलिटी इज एन ऑन्टोलॉजिकल वीकनेस. That is why we say that Allah is not murakkab, Allah is not complex. One signifies interior illusion, यानी एक जो है that signifies interior illusion and distinction from others. तो इसलिए जो मोतज़िलाइट्स थे उन्होंने अल्लाह की सिफात का इनकार किया कि ये मत कहो कि अल्लाह रहीम है, रहमान है, करीम है वगैरह, नहीं, इस तरह से ये मत कहो कि उसकी सिफात हैं, बल्कि वो अल्लाह की सिफात की इस तरह से तशरीह करते थे कि यानी उनका वो समझो कि एक तरह से इनकार ही कर रहे थे, उसकी तशरीह वो अजीब गरीब करते थे। कहते हैं कि आप चूंकि अल्लाह को ना मुरक्कब मानते हैं, इस तरह से तशरीह करते हैं कि हम तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि अल्लाह की सिफतें जो है, अल्लाह के अस्मा और सिफात जो है वो अल्लाह की जात से जुदा नहीं है। वो कहते हैं कि आप तो पॉलिथिस्ट यानी पॉलिथिस्ट का नजरिया रख रहे हैं, इस तरह इससे पॉलिथिज्म लाजिम आएगा, इससे शिर्क लाजिम आएगा, इससे अल्लाह का यानी वहदत तो नहीं बल्कि कसरत लाजिम आएगी। अल्लाह का जो यूनिटी है, यूनिट होना है, एक होना है, वाहिद होना है, वो तो इससे खत्म हो जाएगा, इसके साथ उसका तसादुम है। आप कसरत का अकीदा रखते हैं। हम कहते हैं ना अल्लाह की इतनी सिफात हैं, इतनी सिफात सबूतियां हैं, इतनी सिफात सल्बिया हैं वगैरह वगैरह, मगर हमारा नजरिया ये नहीं है कि वो अल्लाह की जात से कुछ अलग है। बट अल्लाह की जात यानी ये सिर्फ यानी ये अल्फाज, चूंकि अल्फाज तो बताने हैं, हम इस पर डिपेंडेंट है, चूंकि वरना हमें समझ में नहीं आएगा। अल्लाह की जात से उसके रहमत भी है, उसका फजल भी है, उसका करम भी है, उसका हसीब होना भी है वगैरह वगैरह, ये सब सिफात हैं, मगर इस तौर पर नहीं कि ये कुछ अलग एंटिटीज हैं, इस तौर पर नहीं। तो मुतज़िला इसको बिल्कुल डिफरेंटली, खैर वो टॉपिक नहीं इस वक्त, कभी अगर वो पढ़ाने का मौका मिला अकायद पढ़ाने का तो वहां इंशाल्लाह ये मैं तफसील से बताऊंगा। तो वन मीन्स परफेक्टली, वन मीन्स विच इज सिंपल विदाउट एनी इनर रियल डिस्टिंक्शन. Simple refers to which is not compound. Simple means what is not compound. It means absence of composition. Compound is undivided also but divisible. Compound is undivided but divisible. Compound जो होता है वो undivided तो होता है but वो divisible होता है, इसलिए वो डिपेंडेंट है अपने कंपोनेंट्स पर। यही तो ये भी एक दलील है कि ये जो कायनात है, ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स की बनी है, तो डिपेंडेंट है। और जब उन कंपोनेंट्स को हम लेते हैं, फाइनल एटम तक पहुंचते हैं या जुज़े लायतजज़ा पर पहुंचते हैं, तो उस जुज़े लायतजज़ा को देखते हैं, वो जुज़े लायतजज़ा तो डेड है, वो जुज़े लायतजज़ा में तो कोई पावर नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें क्रिएटिव पोटेंशियल ही नहीं है। इम्परफेक्टली एक तो परफेक्टली वन, देन इम्परफेक्टली वन इज वन ऑफ कंपोजिशन, यानी जिसकी कंपोजिशन हो। इम्परफेक्टली वन इज आल्सो कंपाउंड। इम्परफेक्टली वन इज वन ऑफ कंपोजिशन विद द रियल डिस्टिंक्शन of the principles of being, one which has parts well united together. जैसे कार्पोरियल बीइंग्स है, हम हैं, एनिमल्स है, बाकी चीजें हैं। हम जैसे मैं हूं, मैं भी तो एक हूं, मगर मैं ऐसा एक हूं जो इम्परफेक्ट एक है, इम्परफेक्टली वन।
एक ट्री भी तो एक है बट इम्परफेक्टली वन, एक हाउस भी तो एक है बट इम्परफेक्टली वन, एक ब्रिक भी तो एक है बट इम्परफेक्टली वन। खैर, यहीं पर मैं रुकता हूं। मुझे लगता है कि इतनी सारी गुफ्तगू आज के लिए काफी है। अगर बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अगर कुछ